If war is what the US wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we are ready to fight till the end. हिंदी में क्या हुआ, अगर अमेरिका जंग ही चाहता है, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या किसी और तरह की जंग हो, तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। ये बयान चीन का है, जिसने अमेरिका की तरफ से लगाए गए टैरिफ का जोरदार जवाब दिया। 4 मार्च को ट्रंप सरकार ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगा दिया था। इन प्रोडक्ट्स पर पहले से ही 10 से 65% का टैरिफ था। नए ऐलान के बाद चीन के लिए अमेरिकी मार्केट में बने रहना और मुश्किल हो गया है। अब अमेरिका का टैरिफ वॉर चीन तक सीमित नहीं है। बार बार आपको बता रहे हैं राजदूत में, वो अपने पड़ोसियों और पार्टनर्स के खिलाफ भी टैरिफ लगा ही रहा है और लगाने की धमकी भी दे रहा है। कुछ देशों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए यूएस प्रोडक्ट्स पर भी टैरिफ लगाया है, जबकि कुछ देश बिना कहे झुक गए हैं। चीन इन सब में एक अपवाद बनकर उभरा है। उसने अमेरिका को सीधी चुनौती दी है। फुल फ्लेजेड वॉर तक की चेतावनी वो दे रहा है कि अगर आप बुली हो तो मैं भी बुली ही हूं। लेकिन अमेरिका और चीन में ज्यादा ताकतवर कौन है? जंग की अगर स्थिति बन जाती है तो कौन किस पर सवार हो सकता है? और अमेरिका चीन विवाद का दुनिया पर क्या असर दिख सकता है? आज के शो में हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। ये खबर गांव है। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप हमारा डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। 4 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि चीन फेंटानॉल में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स की स्मगलिंग नहीं रोक रहा। इसी आधार पर उन्होंने फरवरी में भी 10% एक्स्ट्रा टैरिफ की बात कही थी। तब चीन ने बात ही करने से मना कर दिया था। दूसरे टैरिफ के बाद चीन ने जैसे रिएक्ट किया, वो अमेरिका के लिए चुनौती, जबकि बहुतों के लिए सबक भी है, जो बोल नहीं पा रहे हैं उन लोगों के लिए कि एक बुली को जवाब कैसे दिया जाना चाहिए। चीन के विदेश मंत्रालय ने लंबा चौड़ा जवाब दिया है। हम आपको समरी बता देते हैं। आपको हम ये भी बता दें कि 2 बार अनुवाद हुआ है। पहले अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, फिर अंग्रेजी से हिंदी में। तो ये भावानुवाद है। चीन ने कहा, फेंटानॉल का मुद्दा टैरिफ बढ़ाने का एक बेतुका बहाना है। अमेरिका में फेंटानॉल क्राइसिस के लिए सिर्फ और सिर्फ अमेरिका जिम्मेदार है। हमने मानवता और गुडविल में अमेरिका की मदद की थी, लेकिन हमारे प्रयासों की कद्र करने की बजाय वो हमारे ऊपर उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। अमेरिका टैरिफ बढ़ाकर हमारे ऊपर दबाव बढ़ाना चाहता है, ब्लैकमेल करना चाहता है। वो मदद करने के एवज में सजा दे रहा है। इससे अमेरिका की समस्या नहीं सुलझने वाली। इसकी बजाय नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में हमारा सहयोग बंद भी हो सकता है। सोचिए, उन्होंने लिख दिया, हम धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। बुली करने से हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दबाव डालना या धमकी देना चीन से डील करने का सही तरीका नहीं है। आगे चीन ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका वाकई में फेंटानॉल की समस्या को सुलझाना चाहता है तो उसमें हमसे आपको बात करनी पड़ेगी और बराबरी का दर्जा देना होगा। अगर अमेरिका जंग ही चाहता है, चाहे वो टैरिफ वॉर हो, ट्रेड वॉर हो या किसी और तरह की जंग हो, तो हम उनसे मुकाबला करने को तैयार हैं। ये चीन के तरफ से आया आधिकारिक बयान है। अब यहाँ पे जो बिंदु उठाए गए, सारे विषयों पर हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा मुद्दा है फेंटानॉल, यूएस की तरफ से उसके क्राइसिस की बात करते हैं। फेंटानॉल एक किस्म का सिंथेटिक ड्रग है। ये केमिकल से बनता है। यूएस गवर्नमेंट ने 1960 के दशक में इसके मेडिकल यूज के लिए अपना अप्रूवल दिया था। इसका इस्तेमाल पेन रिलीफ के लिए किया जाता है। बाद में लेकिन इसको ड्रग्स में यूज किया जाने लगा। आज के वक्त में फेंटानॉल एक महामारी का रूप ले चुका है। 2023 में अमेरिका में इसके ओवरडोज से 74,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यानी क्राइसिस है तो सही। फेंटानॉल में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन से ही आता है, यूएस में नहीं, पूरे दुनिया में। फिर इस पूरे हिस्से को मेक्सिको के इलीगल लैब्स में ले जाया जाता है और वहां पे ड्रग्स बनाई जाती हैं और लैंड बॉर्डर के जरिए यूएस भेजा जाता है। 98% से ज्यादा फेंटानॉल तस्करी के जरिए मेक्सिको बॉर्डर से आता है, क्योंकि वहीं पर डिटेक्ट हो रहा है 98%। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक इसमें सिनालोआ कार्टेल सबसे बड़ा प्लेयर है। ट्रंप का इल्जाम है कि सिनालोआ कार्टेल की मेक्सिको की सरकार से मिलीभगत है। मेक्सिको की सरकार इससे इनकार करती है। ट्रंप की धमकी के बाद उसने ड्रग कार्टेल्स के खिलाफ मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। यूएस बॉर्डर पर 10,000 सैनिक भी तैनात कर दिए। कनाडा पे आ जाते हैं। 1% से भी कम फेंटानॉल कनाडा बॉर्डर के रास्ते अमेरिका में आता है। आता है का मतलब डिटेक्ट होता है। लेकिन टैरिफ लगाते वक्त ट्रंप ने कनाडा को सेम तराजू में तोल दिया, चीन और मेक्सिको के बराबर। इस पर कनाडा ने नाराजगी जताई है। उसने अमेरिका के खिलाफ जवाबी टैरिफ्स लगाने शुरू कर दिए हैं।
इसके बारे में हम 5 मार्च के राजदूत में बता चुके हैं, एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया, फेंटेनॉल केमिकल्स का सबसे बड़ा सोर्स चीन है। उसने 2019 में फेंटेनॉल को कंट्रोल्ड नार्कोटिक्स की लिस्ट में डाला था। बाद में कई और फेंटेनॉल केमिकल्स पर बैन भी लगाया। इसके बावजूद एक्सपोर्ट पर पूरी तरह लगाम नहीं लग सकी। तस्कर जो थे लूपहोल्स का फायदा उठाकर केमिकल्स बाहर भेज रहे हैं भी। चीन का तर्क है कि वो ड्रग्स की तस्करी को लेकर काफी सख्त है और उसने यूएस के साथ मिलकर तस्करों के खिलाफ अभियान भी चलाया। अगर अमेरिका अपने आप फेंटेनॉल की तस्करी नहीं रोक पा रहा है तो ये चीन की गलती नहीं है, ये चीन का तर्क है। ये हुआ फेंटेनॉल का मसला। लेकिन ट्रंप की आपत्ति यहीं तक सीमित नहीं है। वो ट्रेड डेफिसिट कम करने पर भी जोर देते हैं। उनका कहना है कि चीन जैसे देश अपना सामान तो हमारे यहाँ बेच रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स को अपने यहाँ घुसने से रोकते हैं। इसके चलते ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ता है। 2024 में दोनों देशों के बीच $582 बिलियन से ज्यादा का कारोबार हुआ। इस लिहाज से चीन अमेरिका का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन वो लगभग $300 बिलियन की ट्रेड सरप्लस में था, यानी उसने अमेरिका से खरीदने के बजाय उससे अपने प्रोडक्ट्स बेचे ज्यादा। ट्रंप इस असंतुलन को कम करना चाहते हैं। उनका मानना है कि इसकी पूर्ति टैरिफ से हो सकती है। थेरी है, टैरिफ एक किस्म का टैक्स हम बताते रहते हैं, जैसे एक्साइज हिंदुस्तान में कोई सरकार दूसरे देश से आयात होने वाले सामान पर लगाती है, आयात करने वाली कंपनी को चुकाना पड़ता है, जिससे इंपोर्टेड चीजों के दाम बढ़ते हैं। उस स्थिति में स्थानीय लोग लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, लोकल प्रोडक्शन बढ़ती है, दूसरे देशों पर निर्भरता भी कम होती है। लेकिन ये आम स्थिति है, कई बार टैरिफ्स बैकफायर करते हैं। बहुत से सामान ऐसे हैं जिन पर कुछ खास देशों का एकाधिकार है, जैसे कनाडा यूएस में कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है, पड़ोसी भी है। 90% से ज्यादा एवोकाडो मेक्सिको से आते हैं। चीन मैन्युफैक्चरिंग का बादशाह है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और सोलर पैनल्स में उसका कोई सानी नहीं। ये कुछ उदाहरण भर हमने दिए। ऐसे और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिनके बिना काम चलाना मुश्किल है। कीमत बढ़ने के बावजूद उन्हें खरीदना ही पड़ता है और इसका भार सीधे आम लोगों को चुकाना होता है। इसके चलते रोजमर्रा की जिंदगी में खर्च बढ़ जाता है। अनुमान है कि हालिया टैरिफ्स की वजह से हर अमेरिकी परिवार पर $1000 का खर्च एक्स्ट्रा हो जाएगा। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में भी चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू किया था। जरूरी चीजों के दाम बढ़ गए, बाद में यूएस को समझौता करना ही पड़ा। अब ये सवाल उठता है कि ट्रंप के टैरिफ का चीन पर कितना असर हो सकता है। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में पहले नंबर पर है। चीन को दुनिया की फैक्ट्री भी हम कहते हैं और 2024 में चीन ने पूरी दुनिया में $6 ट्रिलियन का कारोबार किया। यह हिंदुस्तान की जीडीपी से 2 गुना है। चीन के कुल कारोबार में $3.5 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट था, जबकि $2.5 ट्रिलियन इंपोर्ट। ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन का था और दुनिया को सबसे ज्यादा सामान वही बेच रहा था बजाय दूसरे देशों से खरीदने के। $1 ट्रिलियन के ट्रेड सरप्लस में से लगभग 30% हिस्सेदारी अमेरिका की थी। टैरिफ के बाद अमेरिका में चाइनीज प्रोडक्ट्स की डिमांड घट सकती है और इसके चलते चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर प्रभावित हो सकता है, होगा भी। इससे बचने के लिए चीन के सामने 2 रास्ते हैं। पहला, उसे यूएस मार्केट का विकल्प देखना होगा और दूसरा, उसे डोमेस्टिक डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। उसके पास पर्याप्त आबादी है और सरकार लगातार लोकल खपत बढ़ाने की दिशा में काम वहां की कर रही है। एक और बात है, चीन ने अमेरिकी टैरिफ के साथ जीना भी सीखा है। अपनी फैक्ट्रीज ऐसे मुल्कों में लगाई है जहां पर यूएस टैरिफ नहीं लगा है, वो वहां से अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स को पंप करता है। दूसरी चीज ये कि चीन ने अपने एक्सपोर्ट्स को भी डाइवर्सिफाई किया है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने उसको ग्लोबल ट्रेड रूट्स पर एक अधिकार दिया है। एक तरह से उसके पास नए बाजारों की कमी नहीं। मेक्सिको ने हिंट दिया है कि अमेरिकी टैरिफ के जवाब में वो चीन की तरफ जा सकता है। बाकी देश भी चीन के साथ ट्रेड रिलेशंस बढ़ा सकते हैं, इसलिए चीन को कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। सबके अलावा चीन ने कई अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ भी लगाया है। इसमें कोयला, गैस, अनाज, पिकअप ट्रक्स और स्पोर्ट्स कार्स हैं। चीन अमेरिका के एनर्जी और फूड एक्सपोर्ट का बड़ा मार्केट है। चीन के जवाबी टैरिफ का खामियाजा अमेरिका के एनर्जी सेक्टर और किसानों को भुगतना पड़ सकता है। ये हुई ट्रेड वॉर की कहानी। अब मिलिट्री वॉर की कहानी पर आते हैं। चीन ने कहा है कि वो किसी भी तरह की जंग के लिए तैयार है, लेकिन क्या वो जंग के मैदान में अमेरिका का मुकाबला कर सकता है असली जंग में? आप कंपैरिजन से समझिए। चीन साइज में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है, यूएस है चौथे नंबर पर। पॉपुलेशन में चीन दूसरे नंबर पर है, पहले हम हैं। चीन की आबादी 140 करोड़ से कुछ ज्यादा है, जबकि अमेरिका तीसरे नंबर पर है, उसकी आबादी महज 34 करोड़ है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया में सबसे बड़ी सेना चीन की है। उसके पास 20 लाख से ज्यादा एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स हैं। वहीं अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है, उसके सैनिकों की संख्या 12,35,000 है। चीन डिफेंस बजट के मामले में दूसरे नंबर पर है। सालाना लगभग $266 बिलियन डिफेंस पर खर्च करता है। 5 मार्च को चीन ने कहा कि वो अपना डिफेंस बजट 7.25% बढ़ाएगा।
हालांकि इस लिस्ट में अमेरिका बहुत ही ज्यादा आगे, उसका डिफेंस बजट लगभग $900 बिलियन का है, चीन से 4 गुना लगभग आप लगा लीजिए। एयर पावर में चीन अमेरिका से बहुत पीछे है, उसके पास महज 3300 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स हैं, यूएस के पास 13,000 से ज्यादा हैं। नेवल पावर में चीन पहले नंबर पर आता है बाय टनेज, क्वालिटी में नहीं। उसकी नेवल फ्लीट में 754 जहाज है, अमेरिका के पास 440। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स के मामले में अमेरिका का स्थान पहला है, लेकिन यहां एक बात ध्यान देने वाली है, अव्वल तो चीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लगातार काम कर रहा है, नंबर्स बढ़ा रहा है। दूसरा, उसने अपनी ऊर्जा इस ओर भी लगाई है कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को निशाना कैसे बनाया जाए। ऐसी मिसाइल्स पर काम किया है जिनके एक वार से एयरक्राफ्ट कैरियर बर्बाद हो सकता है, चाहे वो डूबे नहीं। चीन का लॉजिक सिंपल है कि जहां बराबरी नहीं कर सकते वहां डिसरप्ट करो। एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बना सकते तो ऐसी मिसाइल बनाओ जो एयरक्राफ्ट कैरियर को किल कर सके। हाइपरसोनिक मिसाइल्स पर जो काम चीन में हुआ है वैसा दुनिया में दूसरी जगहों पर कम ही देखने को मिला है। सबमरीन्स पे दोनों का मुकाबला बराबरी का है, चीन के पास 61 है, यूएस के पास 70 है। यूएस सबसे बड़ा प्लेयर है सबमरीन्स का, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में। न्यूक्लियर वेपन्स पर आते हैं, चीन अमेरिका से बड़ा पीछे है। अमेरिका के पास 5000 वॉरहेड्स हैं जबकि चीन के पास 600, लेकिन वो स्टॉक बढ़ा रहा है। रिपोर्ट से कि 2030 तक उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या 1000 को पार भी कर सकती है। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो अमेरिका की फौज चीन की तुलना में बहुत आगे है, लेकिन यहां पर एक और बात है, अमेरिका 20वीं सदी की शुरुआत से मिलिट्री सुपर पावर की छवि में रहा है, जबकि चीन ने जो तरक्की की है उसका ज्यादातर हिस्सा 21वीं सदी की देन है। चीन के हथियारों का स्टॉक यूएस की तुलना में 5 गुना की रफ्तार से बढ़ रहा है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन अपने मिलिट्री पावर और डिफेंस बजट को कम दिखाता है, इसलिए उसके खिलाफ डायरेक्ट वॉर में उतरना यूएस के लिए आसान नहीं होगा। क्योंकि अभी भले चीन क्वालिटी के मामले में चीन से पीछे हो, लेकिन यह अंतर बहुत दिन नहीं रहेगा। फिर यह बात भी है कि चीन के पास चेस करने वाली टीम की सहूलियत है, उसे टारगेट पता है, क्लियरली पता है कि किस चुनौती का सामना करना है, तो वो अपनी ताकत को बढ़ा ही इस तरह से रहा है कि वो जो भी करे वो उसे यूएस के करीब ले जाए। चीन दुनिया का इकलौता देश है अमेरिका के बाद जिसने 5वीं पीढ़ी के 2 फाइटर जेट्स बनाए हैं, और चीन का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ खिलौने नहीं बनाता, वो एक वॉर मशीन की तरह भी काम कर सकता है। और लॉजिस्टिक्स के मामले में चीन यूएस से आगे नहीं तो बराबर तो है ही, इसलिए चीन ये कह पा रहा है कि आप हमें बुली नहीं कर सकते हैं। एक और बात है कि चीन ने सिर्फ हथियार ही जमा नहीं किए हैं, चीन ने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया है यूएस मार्केट्स में, यूरोप और अफ्रीका के अलावा। और ये रूस की तरह तेल का पैसा नहीं है जिसका बैंक अकाउंट आप फ्रीज कर दोगे। यूएस इकोनॉमी में भारी भरकम चाइनीज पैसा लगा हुआ है। अगर आप चीन के खिलाफ कोई गतिविधि करते हैं तो इन इन्वेस्टमेंट्स पर भी असर पड़ सकता है, यूएस की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। इसीलिए कोई सुबह उठ करके चीन पे सैंक्शन लगाता नहीं है जिस तरह से रूस के साथ में किया गया, क्योंकि चीन के पास इन सैंक्शंस का जवाब देने के भी तरीके हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि चीन पूरी तरह से यूएस के बराबर है, लेकिन चीन और यूएस कॉम्पिटिटर अगर नहीं थे तो बनते जा ही रहे हैं। यूएस चाइना का अध्याय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अब कुछ बोनस खबरों की बारी। पहली खबर ब्रिटेन से है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इन दिनों लंदन में हैं। 5 मार्च को वो एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने जा रहे थे, कार से उतरते ही उन पर हमले की कोशिश हो गई। इल्जाम खालिस्तानी चरमपंथियों पर लगा है। डॉक्टर जयशंकर को किसी तरह सुरक्षित निकाल लिया गया। हमले के बावजूद जयशंकर ने अपना शेड्यूल नहीं बदला, लेकिन इसकी वजह से तनाव जरूर बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की निंदा की है और ब्रिटेन को डिप्लोमेटिक नियमों का पालन करने के लिए कहा है कि जिस तरह का ट्रीटमेंट आपको हिंदुस्तान में मिलता है आप हमें देंगे। ब्रिटेन की धरती पर खालिस्तानियों का आतंक कोई नई बात भी नहीं है। उन्होंने कई मौकों पर तिरंगे का अपमान किया है, भारतीय अधिकारियों पर हमले हुए हैं, लेकिन विदेश मंत्री पर हमले की घटना गंभीर सवाल खड़े करती है। दूसरी खबर बेल्जियम से है। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में यूक्रेन समिट शुरू हो गया है। इसमें ईयू के देशों के नेता हिस्सा ले रहे हैं। उनका फोकस यूक्रेन वॉर पर रहने वाला है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ये समिट एक ऐसे समय पर हो रहा है जब यूक्रेन का अस्तित्व खतरे में है। अमेरिका ने सैन्य मदद को रोक दिया है और यूक्रेन के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बंद कर दी है, जो टारगेटिंग इंफॉर्मेशन आ रही थी, और इसी की बदौलत यूक्रेन रूस को चुनौती दे पा रहा था। सैन्य मदद बंद होने के बाद ज़ेलेंस्की ने समझौता करने का ऑफर दिया था और मिनरल डील साइन करने की बात भी कही थी, लेकिन ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इसी के चलते यूरोप के देशों में हड़कंप है। फ्रांस ने कहा है कि वो न्यूक्लियर शेयरिंग पर बातचीत को तैयार है। इसके तहत फ्रांस अपने न्यूक्लियर हथियारों को यूरोप की सुरक्षा में तैनात करने की योजना बना रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा कि हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। यूरोप का भविष्य अमेरिका या रूस पर निर्भर नहीं रह सकता। हम चाहते हैं कि अमेरिका हमारे साथ हो, लेकिन अगर वो हमारा साथ नहीं देता है तब भी हमें उस स्थिति के लिए तैयार रहना होगा।
मैक्रोन ने अगले हफ्ते यूरोप के देशों के आर्मी चीफ्स की मीटिंग भी अब बुला ली है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने डिफेंस बजट बढ़ाने के मकसद से नए पैकेज की घोषणा की है। बीबीसी के मुताबिक इस पैकेज से यूरोप के पास डिफेंस पर खर्च करने के लिए $860 बिलियन आ जाएंगे। यूएस के मिलिट्री बजट से थोड़ा ही कम है। यूक्रेन वॉर और यूरोप की न्यू रियलिटी पर हमने राजदूत में विस्तार से बात की है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसी के साथ आज का राजदूत समाप्त होता है। खबरगांव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। राजदूत को अभिषेक ने लिखा और निवेदिता ने रिकॉर्ड किया। कल फिर मुलाकात होगी, ऐसी उम्मीद के साथ विदा ले रहे हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।